Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड 4 सेमेस्टर का जो आपका पेपर नंबर 1 है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो सारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू फॉर्म में है. आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और राइट आंसर जो है वो गैस करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर शिक्षा पद्धति का जो विकास है उसने एक नई दिशा ग्रहण की किस काल में. ठीक है, किस काल में उसने नई दिशा ग्रहण की? प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में, मुस्लिम काल में या फ्रेंच काल में? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर गैस करना बहुत ही ईजी है. इसका आंसर है ब्रिटिश काल. ब्रिटिश काल के अंदर भारत में शिक्षा पद्धति जो है उसने क्या किया था? एक नवीन दिशा को ग्रहण किया था. गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा का सत्र है वह क्या होता है? गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा लेने जाते थे वो सत्र, ठीक है, कितने टाइम के लिए वो जाते थे? 3 से 6 माह के लिए, 3 से 4 माह के लिए, 5 से 6 माह के लिए या 1 से 2 वर्ष का होता था? आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 से 6 माह तक के लिए वो बच्चे जाते थे. बालक का सर्वगीण विकास. बालक जो एक बच्चा है, हम कब कहेंगे कि उस बच्चे का जो विकास है वह सर्वगीण विकास हो रखा है? वो उसके किस चीज़ से हमें पता चलेगा? क्या उसके व्यवहार से या उसके कार्य से, उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से या उसकी बातचीत से? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा उसके व्यवहार से. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. बच्चे के व्यवहार से पता चलेगा उसका सर्वगीण विकास. शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है? कि शिक्षा सभी को उपलब्ध हो. 6 से 14 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराना, देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, या ये सारे ही? सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है हमें शिक्षा उपलब्ध करानी है. सब पढ़ें सब बढ़ें जो है यह किस योजना के तहत कहा गया है? सो सब पढ़ें सब बढ़ें जो है वो कहा गया है आपके सर्व शिक्षा अभियान में. ठीक है स्टूडेंट्स, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है. नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कब, कौन से साल में शुरू हुआ था. ठीक है, तो सब पढ़ें सब बढ़ें को किस योजना में बढ़ावा दिया? सर्व शिक्षा अभियान में बढ़ावा दिया. अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो आपके प्राचीन काल से है. प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो सबसे पहले कौन सा उच्चारण किया जाता था? ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिका या गायत्री मंत्र का जाप करवाते थे. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम नमः सिद्धम. ओम नमः सिद्धम, ठीक है, आपको लर्न कर लेना है. ओम नमः सिद्धम प्राचीन काल में विद्या का संस्कार, ठीक है, इससे ही शुरू होता था. नाउ स्टूडेंट्स, शिक्षा तकनीकी शैक्षणिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं. ठीक है, इसको आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है. सबसे पहले तो शिक्षा तकनीकी शैक्षणिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती हैं. यह कथन किसका है? यहाँ पे जो कथन दिया गया है वो बताना है कि वो किसका है. सो स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई हेडन. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ई हेडन का यह कथन है. धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ को जाना जाता है या प्राप्त किया जाता है किसके अंदर? ठीक है, वेदांग में, उपनिषद में, वेद में, या इनमें से किसी नहीं में? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपके उपनिषद. जो आपके उपनिषद हैं उनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जो है इसके 4 पुरुषार्थों के बारे में बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है? ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है. यह किसका कथन है? GOM लीच, रॉबर्ट ए कॉक्स, EM बूटर या तकाशी साकामाटो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है EM बूटर. EM बूटर का यह कथन है कि ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है. शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या होता है?
बालक का विकास करना, बालक को साक्षर बनाना, बालक का सर्वगीण विकास करना या बालक को सरकारी नौकरी दिलवाना। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर गैस करना वेरी इजी है। आप बता सकते हैं इसका आंसर बहुत ही आसानी से कि शिक्षा, पढ़ाई, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालक का सर्वगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करते थे? ज्ञान का विकास करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन या ये सारे के सारे। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी उसके क्या मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था उसका? बच्चे के अंदर ज्ञान का विकास करना, ठीक है। फिर बच्चे का नैतिक और चारित्रिक विकास करना भी उसका उद्देश्य हुआ करता था। स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन, तो इस वजह से हमने तीनों ऑप्शंस को चुना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षा का विशिष्टीकरण करना, उत्तम शिक्षा विधियों का विकास करना या फिर ये सारे। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वह है हमारा ये सभी। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देना, यानी बिना पैसे के, शिक्षा का विशिष्टीकरण करना और उत्तम शिक्षा विधियों का, नई नई जो टेक्निक्स हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य हुआ करता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन कौन से विषय थे? ठीक है, वेद, वेदांग एवं व्याकरण, साहित्य, छंद एवं निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा या फिर ये सारे। सो स्टूडेंट्स, आप बताओ कितना इजी है ये। आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा है वह बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। भारत के अंदर अलग अलग देशों से लोग, बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें ही तो पढ़ाई जाती होंगी, जब भी तो सभी बच्चे आते थे कहीं अलग अलग देशों से। सो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वेद, वेदांग एवं व्याकरण, साहित्य, छंद एवं निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा, इन सभी के बारे में प्राचीन शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? गुरुकुल में जाते थे, स्कूल में जाते थे, पाठशाला में, या इनमें से कहीं नहीं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्राचीन भारत के बच्चे हैं वे कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। इसका आंसर गैस करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भी शिक्षा थी, ये हमें कैसे पता चलता है? आश्रमों के द्वारा, मदरसों के द्वारा या गुरुकुलों से हमें पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुकुल से हमें प्राचीन काल में शिक्षा का जो परिचय है वह प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है वह क्या था? मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करना, बाहरी एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि बच्चे का आध्यात्मिक उन्नति करना प्राचीन शिक्षा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था। ठीक है, जो बच्चा है वह आध्यात्मिक बन जाए, स्पिरिचुअल बन जाए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? जो बच्चे हैं वे उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, तो अब कौन सा उनका संस्कार होगा? विद्या आरंभ का संस्कार, उपनयन का संस्कार, प्रवज्जा का, या समावर्तन का संस्कार? सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका उपनयन का संस्कार। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि आपके बीएड के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको आंसर्स के साथ मैंने बहुत ही अच्छे से अपने इसी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। आप जाके नीचे प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर वाले वीडियोस देखोगे
तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी बेटर हो पाएगी। आपको पता चलेगा कि आपसे एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था। सो अगर आपको वो वीडियोज़ नहीं मिलते तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी। ना स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था। ना उपनयन जो है, उपनयन जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप ले जाना, छात्र को लाभान्वित करना, छात्र को ज्ञान देना, शिक्षक व छात्र के मध्य संबंध बनाना। क्या इसका उद्देश्य है? सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपनयन जो है, उपनयन जो शब्द है इसका अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। जीवन पर्यटन विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? इसमें से वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को या शूद्र को? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी बहुत ही इजी है। आपको पता है कि प्राचीन काल में केवल ब्राह्मणों के पास ही पढ़ने लिखने का अधिकार होता था। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ब्राह्मण थे उन्हें जीवन पर्यटन विद्या अध्ययन की जो छूट थी। शेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक, वैश्विक समर्पित ज्ञान है, प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से किसी नहीं में। सो स्टूडेंट्स, शेपलर के अनुसार जो ज्ञान की रीतियां हैं वह ये दोनों ही हैं, मनोवैज्ञानिक विश्वास, समर्पित ज्ञान और प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी। गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था? भौतिकतावादी, आध्यात्मिकतावादी, लौकिकता या व आध्यात्मिक या केवल लौकिकता? सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौकिकता व आध्यात्मिक ये गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था। गुरुकुल में किसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? कौन सा वर्ग था जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप वेरी इजीली गैस कर सकते हो। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो शूद्र थे उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। गुरुकुल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? शिष्टाचारी, आज्ञाकारी, ब्रह्मचारी या सदाचारी? सो स्टूडेंट्स, गुरुकुल में जो बच्चे यानी स्टूडेंट्स जो शिष्य होते थे उन्हें कहा जाता था ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का। गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य था? जो गुरु है वह अपने शिष्य के लिए क्या करेगा? उसके व्यक्तित्व का विकास करेगा, उसका चारित्रिक विकास करेगा, सर्वगुण विकास करेगा या उसके अंदर नैतिकता का विकास करेगा? स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गुरु है वह अपने शिष्य का क्या करेगा? सर्वगुण विकास करेगा। समावर्तन जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? गुरुकुल में प्रवेश करना, गुरु के समीप जाना, घर लौटना या घर से आना? समावर्तन शब्द का क्या अर्थ है? सो स्टूडेंट, समावर्तन जो शब्द है इसका अर्थ होता है घर को वापस से लौटना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था? गुरुकुल में शिक्षा जो है वह हिंदी में दी जाती थी या मातृभाषा में दी जाती थी, प्रादेशिक भाषा में दी जाती थी या फिर संस्कृत भाषा में दी जाती थी? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप वेरी इजीली गैस कर सकते हो। गुरुकुल में जो शिक्षा है वह दी जाती थी आपकी संस्कृत की भाषा में। ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है शिक्षा के अर्थ क्या है? ज्ञान, बोध, विद्या या इनमें से कोई नहीं? सो स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नहीं इसका आपका आंसर होगा। इनमें से कोई भी शिक्षा का अर्थ नहीं है। पिति आचार्य किसे कहा जाता है? उच्च वर्ग के छात्रों को, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के या इनमें से किसी नहीं को? सो स्टूडेंट्स, जो पिति आचार्य है वो कहा जाता है उच्च वर्ग के छात्रों को। ठीक है,
अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल्सो प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना ना भूलें, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन पेपर को एज इट इज़ उठा के उसके आंसर्स को डिस्कस किया है।